एपिसोड 56। किराए की कातिल। दक्ष और प्रियदर्शिनी जब मैथिल हाथ से निकले और घायल पुष्पेश को उपचार के लिए रवाना किया तो रास्ते में उसका रास्ता मीनू सौंडे रोके हुए खड़ी थी, जिसने रथ पर हमला कर दिया। मीनू सौंडे ने छलांग लगाकर रथ पर तलवार से हमला कर दिया था। रथ के सारथी यानी चालक का शरीर दो हिस्सों में विभाजित हो गया था। पर मीनू ने वार के बाद उसका नतीजा देखा तो चौंक गई। अरे, ये रथ तो बिल्कुल खाली है, इसमें राजकुमार नहीं था। क्या वो पहले ही रथ से बाहर निकलकर भाग गया था? ये सोचते हुए मीनू सौंडे जमीन पर कूद गई और हैरानी के साथ सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। वो सोच रही थी कि इस बार भी दक्ष बच गया। अब तो बड़ी रानी मुझे खत्म कर देगी। मीनू सौंडे सड़क पर सदमे में खड़ी थी और दूसरी तरफ राजकुमारी प्रियदर्शिनी और दक्ष धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? मैं मीनू सौंडे हौंकते हुए बोली। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह अब इस हालात से कैसे निपटेगी। उधर दक्ष ने खुद की शक्तियों को केंद्रित करना शुरू कर दिया। राजकुमारी प्रियदर्शिनी मीनू सौंडे के सामने खड़ी थी। मीनू सौंडे जो सड़क के बीच में खड़ी थी अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा कि वो एक भूतनी थी जो चुटकी बजाते ही गायब हो गई। दक्ष उसके पीछे भागा तो मीनू सौंडे ने पलटकर दक्ष पर अपनी तलवार फेंकी। तलवार की नोक का लक्ष्य दक्ष के गर्दन पर था। दक्ष पीछे नहीं घूमा, इसकी बजाय अपने हाथों को उठाया और तलवार को पकड़ लिया। क्या आपको लगता है कि मैं पुष्पेश हूं? मीनू सौंडे ने हंसते हुए कहा। मीनू सौंडे की तलवारबाजी की तकनीक उन्नत थी लेकिन दक्ष की बुद्धिमत्ता और भी अधिक थी। दक्ष ने तुरंत तलवार को छोड़ा और मीनू सौंडे की कलाई को पकड़ लिया और उसमें अपने नाखून धंसा दिए। दक्ष के नाखूनों से मीनू सौंडे की कलाई पर गहरा घाव हो गया और मीनू सौंडे के हाथ से तलवार छूट गई। मीनू बोली, अच्छा तो तुम इस तकनीक को भली भांति जानते हो। मीनू सौंडे को पता नहीं था कि दक्ष ने काफी युद्धाभ्यास किया है और उसके पास पर्याप्त युद्ध कौशल और ज्ञान है। ऐसा लगा रहा था कि मीनू सौंडे अब दक्ष को मार तो नहीं ही पाएगी। खासकर आमने सामने की लड़ाई में दक्ष से पार पाना मुश्किल था। उस पर छिपकर वार करना ही मुमकिन था। हत्या की साजिश फिर विफल रही, इसलिए वहां से निकल लेना ही बेहतर था। इसलिए मीनू सौंडे ने हवा में लंबी छलांग लगाई और पास के ऊंची इमारत की छत पर चली गई। दक्ष ने कहा, कुछ भी कर लो लेकिन तुम अब बच नहीं सकती। दक्ष ने भी इमारत पर छलांग लगाई। दक्ष को इमारत की छत पर आता देखकर मीनू भागने लगी लेकिन दक्ष की स्पीड मीनू सौंडे की तुलना में अधिक तेज थी। उसकी तेजी देखकर मीनू सोच रही थी, वो तो मध्यम चरण के एडवांस सटेट का योद्धा बन गया है। उसने इतनी जल्दी ये उपलब्धि कैसे हासिल कर ली? ये कैसे संभव है? ये देखते हुए कि दक्ष उसके नजदीक आ रहा था तो मीनू ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने काले जादू की शक्ति का प्रयोग किया। उसके हाथों से 9 पतली सुइयां निकलीं और उसने उन्हें दक्ष की ओर फेंक दिया। सुई। दक्ष ने अपनी तलवार लहराई और सुइयों को वहीं गिरा दिया। दक्ष ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तेरी इन जादुई हथियारों से मैं डर जाऊंगा? दक्ष गुस्से में आ गया। उसने अपनी जेब से सिक्के निकाले और उसने भैरव बाबा का ध्यान किया और सिक्कों को मंत्र से अभिमंत्रित किया। फिर उसने सिक्कों को मीनू की ओर उछाल दिया। जादुई शक्ति की बदौलत मीनू सौंडे के ऊपर सिक्कों की झड़ी लग गई। बूम! चांदी की बारिश की तरह सिक्के उसके सामने वाले व्यक्ति की ओर उड़ गए। बैंग बैंग! 2 चांदी के सिक्के मीनू सौंडे की पीठ से टकराए और सीधे उसकी पीठ में घुस गए। मीनू सौंडे की पीठ से खून का फव्वारा निकल गया। आह! मीनू सौंडे कराहने लगी। थोड़ी देर वह सड़क पर गिर गई। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह मर गई। दक्ष ये देखकर मीनू सौंडे के पास चला गया और उसने पूछा, सच सच बताओ, कौन मुझे मारना चाहता है? दक्ष ने मीनू सौंडे को गौर से देखा और उसकी ठुड्डी पकड़ उठा लिया। वो जानना चाहता था कि वास्तव में कौन है जिसने उस पर हमले का प्रयास किया है, जिसने उसकी हत्या के लिए किराए के कातिल लगाए हैं। मीनू सौंडे की आंखें खुल गई। उसने जैसे ही दक्ष को अपने निकट देखा, तभी मीनू ने काले जादू का प्रयोग किया और उसकी हाथों में खंजर आ गया। उसने फिर से दक्ष की गर्दन पर खंजर का वार कर दिया। दक्ष को पहले से इसकी आशंका थी और उसने अपनी रक्षा के लिए हाथ को आगे बढ़ाया और खंजर को पकड़ लिया। बैंग! दक्ष ने मीनू सौंडे के हाथों को मरोड़ दिया। मीनू सौंडे के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसने रोते हुए कहा, राजकुमार दक्ष, भले ही आप आज न मरें लेकिन जल्द ही आप किसी और के हाथों से मारे जाएंगे। दक्ष ने पूछा, वो छोड़, पहले ये बता तुझे किसने भेजा है? मीनू सौंडे का शरीर दहशत के मारे कांपने लगा। दक्ष उससे ज्यादा कुछ पूछे इससे पहले उसने दम तोड़ दिया। अब तक राजकुमारी प्रियदर्शिनी उसके पास गई और मीनू से पूछा, बता, तुम्हें किसने भेजा है? दक्ष ने प्रियदर्शिनी से कहा, इसने अपने मुंह में एक जहरीली गोली ले रखी थी। वह इस योजना के साथ आई थी कि अगर वह विफल रहती है तो वह इस गोली को निगल जाएगी ताकि कोई उससे ये ना पूछ सके कि उसके हत्या कौन करना चाहता है। ये बहुत वफादार थी।
ये सुनकर राजकुमारी दंग रह गई। उसने मीनू सौंडे के पास गिरी तलवार को उठा लिया और बोली, ये उसकी है। दक्ष ने तलवार को अपने हाथ में ले लिया और उसका मुआयना करने लगा। यह उत्तम कोटि का तलवार है, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े घराने के आदमी ने इसे ये हथियार दिया है। हालांकि दूसरा कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला जिससे ये जान सके कि इस साजिश के पीछे कौन है। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने पूछा, भैया, कौन तुम्हें मारना चाहता है? आखिर तुम्हारा कौन ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है? वैसे जल्दीबाजी में ये बताना मुश्किल है कि कौन मुझे मारना चाहता है, लेकिन इसका पता लगाने का एक तरीका मेरे पास है, दक्ष ने कहा। राजकुमारी प्रियदर्शिनी सोचने लगी, हत्यारे की मौत हो गई है, इसलिए सभी सुराग चले गए हैं। क्या हम अभी भी उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। दक्ष मुस्कुराया, केवल हम जानते हैं कि वो अब मर चुकी है, लेकिन असली अपराधी नहीं मरा है। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, तो हमें सिर्फ एक जाल बिछाने की जरूरत है। बहन, तुम्हें मेरे साथ इस समय एक नाटक करना होगा। राजकुमारी समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह दक्ष पर इतना विश्वास करती थी कि वह साथ देने के लिए तैयार हो गई। 2 घंटे बाद महारानी के कक्ष के अंदर एक नौकर अपने घुटनों पर था। उसने रानी को सूचना दी, बड़ी रानी, बुरी खबर है। मीनू सौंडे अपने मिशन में विफल रही। बड़ी रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। उन्होंने उदासी स्वर में कहा, वह अपनी इतने उच्च कोटि के युद्ध कौशल के बावजूद असफल रही। इस नौवें राजकुमार से निपटना कठिन लगता है। उस नौकर ने अपनी बात आगे जारी रखी, सुनने में ये आया है कि राजकुमार दक्ष बुरी तरह से घायल हो गया था और अब बेहोश है। लेकिन इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, उसने मीनू का चेहरा देख लिया था। क्या? बड़ी रानी के एक्सप्रेशन में थोड़ा बदलाव आया। बड़ी रानी ने चिंता भरी आवाज में पूछा, और वो कहाँ है? उस नौकर ने जवाब दिया, राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने कहा कि मीनू सौंडे को 10 सैनिकों ने मिलकर पकड़ लिया है और मांडला के जेल में भेज दिया गया है। सेनानायक मलिक को भी इसकी खबर लग चुकी है और वो काफी गुस्से में हैं। उन्होंने एक पूर्व सैन्य प्रमुख सोमू आनंद की अगुवाई में टीम का गठन किया है, जिसे जल्द ही मीनू के साथ पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य अपराधी को खोजने को कहा है। 30 साल से रानी के साथ रह रहे एक अन्य दास ने कहा, रानी जी, सोमू एक नंबर का गंवार है और एक अच्छी बात यह है कि उसने कभी मीनू सौंडे को नहीं देखा है। भले ही सोमू उसे पकड़ ले, लेकिन वो कभी नहीं जान पाएगा कि वो कौन है। हालांकि अगर सेनानायक मलिक से उसका सामना होता है तो भयानक परिणाम सामने आएगा। बड़ी रानी का फेस एक्सप्रेशन बिगड़ गया। उसने अपने चारों भरोसेमंद नौकरों को अपने पास आने का इशारा किया। चारों उसके पास आए तो रानी कुछ फुसफुसाकर उनसे बात करने लगी। ऐसा लगा रानी के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही थी। एपिसोड 57। 4 गुलाम। मीनू सौंडे की नाकामी की खबर से और उसके पकड़े जाने की बात से बड़ी रानी का फेस एक्सप्रेशन बिगड़ गया। उसने अपने चारों भरोसेमंद नौकरों को अपने पास आने का इशारा किया। चारों उसके पास आए तो रानी कुछ फुसफुसाकर उनसे बात करने लगी। ऐसा लगा रानी के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही थी। उसने कहा, तुम सब 30 साल से मेरे साथ हो। मैं आप सबों को अपना कर्मचारी नहीं, दोस्त समझती हूँ, और मेरे 4 साथियों में आपकी आध्यात्मिक शक्ति सबसे अधिक है। सोमू ने पूछा, रानी जी, मुझे क्या करने का आदेश है? आप साफ साफ कहिए, पहेलियां बूझने की उम्र नहीं रही मेरी। रानी ने भारी आवाज में कहा, वैसे तो मांडला जेल काफी सुरक्षित जेल है और भारी सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन आपकी आध्यात्मिक शक्ति दूसरों की तुलना में बेहतर है और आप काला जादू भी जानते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि मीनू सौंडे को वहां से निकाल लें या फिर सेनानायक मलिक के आने से पहले उसे खत्म कर दें और बाकी के जो भी सबूत हो उसे नष्ट कर दें। एक बात का और ख्याल रखें कि किसी भी कीमत पर उसका चेहरा पहचानने लायक ना रहे। मैं समझ गया हूं रानी जी, सोमू ने कहा। रानी के एक नौकर ने कहा, लेकिन राजकुमार दक्ष ने मीनू का चेहरा देखा है और अवश्य ही वह जानता है कि मीनू आपकी दासी है। बेहोशी से बाहर आया तो वह आपका राज जरूर खोल देगा। रानी कुर्सी पर से उठकर खड़ी हो गई और कहा, मैं उसे मारने के लिए आपके 2 जूनियर्स को भेजूंगी। वह फिर बेहोशी से कभी नहीं निकले। जो कोई भी मेरे खिलाफ जाता है उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। सोमू ने अपना सिर रानी के सामने झुकाया और मांडला जेल की ओर चल दिया। बाद में रानी ने अपने दूसरे और तीसरे दासों को दक्ष को मारने के लिए इस हिदायत के साथ भेजा कि किसी भी कीमत पर बेहोशी खत्म होने से पहले दक्ष की हत्या कर देनी है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन दक्ष जिंदा नहीं रहना चाहिए। इन 4 दास हमेशा रानी के 4 हथियार थे, जो कि शीर्ष के योद्धा होने के साथ साथ हर परिस्थिति से निपटने के लिए बौद्धिक ज्ञान का प्रयोग करते थे। इन चारों ने बड़ी रानी के लगभग सभी शत्रुओं को खत्म कर दिया था। इन चारों की काबिलियत पर रानी को भरोसा था। रानी 6 घंटे तक अपने कक्ष में इंतजार करती रही, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। उसके मन में कई नकारात्मक ख्याल आ रहे थे कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। फिर वही सोचती, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसा संभव ही नहीं है।
मेरे चारों योद्धा उत्तम कोटि के योद्धा हैं, उन्हें हराना पिंडारी सिटी के किसी भी योद्धा के लिए संभव नहीं है। रानी रात भर जगी रही। अगली सुबह उसे खबर मिली कि उनके तीनों दासों को राज परिवार के दूतों और जांच समिति के एक बड़े समूह ने फंसा लिया था। स्थिति को देखते हुए उन सबों ने जहर वाली गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली ताकि इस साजिश की सुई बड़ी रानी तक ना पहुंचे। एक रात में बड़ी रानी के 4 प्रिय राजदारों की मृत्यु हो गई। खबर सुनने के बाद बड़ी रानी को लगा कि जैसे उसके हाथ पैर ही कट गए हों। यह इतना बड़ा शौक था कि वो पछाड़ खाकर गिर गई। उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी ऐसी स्थिति देख दासी ने पानी के छींटे उसकी आंख पर मारे, तब जाकर थोड़ी देर में वो होश में आ गई। होश में आते ही उसने कंपकंपाती हुई आवाज में कहा, जल्दी से 7वें राजकुमार शिवदत्त को संदेश भेजो। उसे वापस आने के लिए कहो, वरना अनर्थ हो जाएगा। हमारा सब कुछ लुटने वाला है, ये राज भी और इज्जत भी। उसी वक्त तभी बड़ी रानी के कक्ष में 2 मेहमानों ने कदम रखे थे। ये 2 मेहमान थे अंगद और भानुमति। अंगद 7वें राजकुमार यानी शिवदत्त का दास था, इसलिए उसे रानी ने कुछ विशेष कार्य के लिए बुलवाया था। 7वें राजकुमार की मंगेतर भानुमति भी अपने भाई के साथ बड़ी रानी से मिलने आ गई थी। अंगद ने बड़ी रानी से कहा, मालकिन, आप राजकुमार दक्ष से डर गई हैं या फिर उसे कमतर आंक रही हैं, इसलिए बेहतर रणनीति बनाने के बारे में भूल गईं, वरना आपके चारों दास अब भी सुरक्षित रहते। अंगद की बात सुनकर बड़ी रानी के बदन में थोड़ी ऊर्जा आई। वो खड़ी हो गई और उसने हंसते हुए कहा, तुमको लगता है कि मैं उससे डर गई हूं या फिर मैंने उसे कमतर आंका है? तुम गलत हो। मैंने उसे कमतर नहीं आंका है और ना ही जल्दबाजी की हूं। हमने भले ही 4 विश्वासपात्र लोगों को खो दिया है, लेकिन मेरी रणनीति सही थी। वो युवा है लेकिन वो काफी शक्तिशाली है। अगर हम उसे और समय देते हैं तो वह बेहतर योद्धा हो जाएगा। क्या हम इसकी प्रतीक्षा करते रहें? कभी सोचा भी है कि वो और अधिक शक्तिशाली हो गया तो क्या होगा? अंगद ने कहा, वास्तव में अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो हमें राजकुमार शिवदत्त को बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे तौर पर ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। हम कुछ भाड़े के पेशेवर हत्यारों से क्यों नहीं मिला लेते, जो कि हमारा काम भी कर देंगे और हम बदनाम भी नहीं होंगे। अच्छा आइडिया है अंगद, बड़ी रानी ने कहा। कुछ क्षण सोचने के बाद रानी ने कहा, यह काम मैं तुम्हारे जिम्मे छोड़ रहा हूं। यदि तुम इसे पूरा करते हो तो पूरे मौर्यों को बाद में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। इस तरह के काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे यकीन है कि मैं बहुत ही कम समय में इस काम को अंजाम दूंगा और फिर आपसे नजरें मिला सकूंगा, रानी माँ, अंगद ने कहा। अंगद और भानुमति ने सम्मानपूर्वक बड़ी रानी के पैर छुए और वहां से चल दिए। राज परिवार में बड़ी रानी का सबसे अधिक सम्मान किया जाता था और सेनानायक मलिक भी उससे बेहद लगाव रखते थे। चूंकि 7वां राजकुमार शिवदत्त उसका बेटा था और वो श्रेष्ठ योद्धा भी था जिस पर समूचा राजपरिवार गर्व करता था। उसने महज 8 साल की उम्र में भैरव का पवित्र ताबीज ग्रहण किया था। अंगद और भानुमति को लगता था कि अगर वह 7वें राजकुमार शिवदत्त के लिए काम करते हैं तो उनका भविष्य बेहतर होगा। इसके साथ साथ उन दोनों को लगता था कि आने वाले समय में पिंडारी सिटी की कमान राजकुमार शिवदत्त के जिम्मे ही जाने वाली है, इसलिए बड़ी रानी की तरफदारी और रिश्तेदारी से मौर्य परिवार शक्तिशाली बन जाएगा। दूसरी तरफ चारों दासों के मरने से प्रियदर्शिनी बहुत अपसेट थी। उसने चिल्लाकर कहा, क्या शर्म की बात है। एक जिसने कैदी को बचाने की योजना बनाई, साथ ही दूसरे 2 योद्धा जिन्होंने आपको मारने की योजना बनाई, वे सब के सब मारे गए। उन सब ने जहर खा ली, और वे न सिर्फ जहर से मरे बल्कि उनका चेहरा भी कुचल दिया गया और उनके शरीर क्षत विक्षत थे। हम उनकी बिल्कुल पहचान नहीं कर सकते। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि ये तीनों दक्ष की रणनीति में फंस गए थे, जिस कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे। वे सभी बलि के बकरे थे। उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसका भी शरीर मीनू सौंडे की तरह अचानक गल गया और चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। यह उस जहर की गोली का असर था। प्रियदर्शिनी ने कहा, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति जेल गया था वह एक खतरनाक योद्धा था जिसने 200 से अधिक शाही सैनिकों को मार डाला था। यदि वहां सोमू आनंद होते तो वह शायद पकड़ में आ जाता। हम उसके पीछे अन्य व्यक्ति को ढूंढ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वह भी मर गया। दक्ष ने गंभीरता से कहा, वह जब ऐसे योद्धा को भेज सकता है जिसने 200 से अधिक सुरक्षा गार्डों की हत्या की है, तो मुझे डर है कि वो एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक व्यक्ति है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। दक्ष को इस बात का संदेह था कि जो भी उसे मारना चाहता है वह राजमहल के अंदर का व्यक्ति है। वो राजमहल के अंदर गया और ड्यूटी बुक में कर्मचारियों और नौकरे के शिफ्ट में उसे कुछ हैरान करने वाले सुराग मिले। कल रात बड़ी रानी को 4 दासों ने परेशान किया था, इसलिए उसने उन्हें मौत की सजा सुनाई। अरे, ये क्या संयोग है। दक्ष ने अनुमान लगाया कि 4 नौकरों को रानी ने मौत की सजा नहीं सुनाई थी। इसके बजाय उनके वे 4 नौकर ही वो 4 हत्यारे थे जिन्होंने कल रात खुद को जहर दिया था। रानी ने लोगों का शक ना हो इसलिए इन कारणों के साथ ये जानकारी ड्यूटी बुक में दर्ज करवाई थी। हालांकि ये सिर्फ दक्ष का अनुमान था।
बिना किसी सबूत के वो कभी इसे साबित नहीं कर सकता था कि उन चारों हत्यारों को बड़ी रानी ने भेजा था। सेनानायक मलिक के प्रिय रानी होने के साथ साथ उसका मायके में भी बड़े बड़े योद्धा थे जो कि रानी के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसलिए अगर दक्ष ने मौजूदा शक्ति के साथ रानी के खिलाफ कुछ बोला या शंका जाहिर की तो वो फिजूल की बात करार दी जाएगी और ऐसा लगेगा कि एक पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हम अंडा पटक रहे हैं। फिर भी कोई तो उपाय होगा। दक्ष सोच में पड़ गया। एपिसोड 58 एडमिशन। दक्ष को यह अनुमान तो हो गया कि रानी के 4 दासों को मिली मौत की सजा बस उन 4 हत्यारों के गायब होने पर पर्दा डालने का तरीका था, लेकिन बिना किसी सबूत के वो कभी इसे साबित नहीं कर सकता था कि उन चारों हत्यारों को बड़ी रानी ने भेजा था। इसलिए अगर दक्ष ने मौजूदा शक्ति के साथ रानी के खिलाफ कुछ बोला या शंका जाहिर की तो वो फिजूल की बात करार दी जाती। फिर भी कोई तो उपाय होगा। दक्ष सोच में पड़ गया। रानी की शक्ति इतनी मजबूत है कि कुछ पिंडारी राजकुमार भी उससे डरते हैं। अब मुझे धैर्य रखना चाहिए। यहाँ अगर धीरज न रखा गया और जल्दबाजी में कदम उठाया गया तो वो खुदकुशी करना ही होगा। दक्ष को 100% यकीन था कि हत्या की साजिश बड़ी रानी ही रच रही है और उन चारों के पीछे उनका ही हाथ है। लेकिन वो बड़ी रानी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकता है। उसकी ताकत रानी की शक्ति की तुलना में काफी कमजोर है। दक्ष काफी देर तक चिंता में डूबा रहा। बड़ी रानी ने उसे मारने की योजना क्यों रच रही है? क्या मुझे राजमहल छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूर चला जाना चाहिए? दक्ष ने सोचा, नहीं, बाहर जाना और भी खतरनाक हो सकता है। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने दक्ष के चिंतन को भंग करते हुए कहा, भाई साहब, आप कहाँ खोए हुए हो? कल हमने घायल पुष्पेश को इलाज के लिए भेजा था, वो अब होश में आ गया है, क्या हम उससे मिल लें? क्या सच में वो होश में आ गया है? चलो चलें, दक्ष ने जोश में कहा। हालांकि दक्ष के मन में उठ रहे सवाल और बातों को राजकुमारी प्रियदर्शिनी से साझा नहीं की। वो चाहता था कि उसके आगे की योजना के बारे में उसके अलावे किसी को भनक तक ना लगे। दक्ष और राजकुमारी प्रियदर्शिनी पुष्पेश के पास पहुंच गए। पुष्पेश बिस्तर पर पड़ा था, उसके ऊपर सफेद कपड़ा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मृत शरीर पड़ा हो। हालांकि वो होश में था, आंखें खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच या समझ नहीं पा रहा है। पहली बार उस हालात में देखने वाले लोग उसे मृत समझ लेते। उसका देखभाल कर रही नौकरानी पन्ना ने कहा, राजकुमार दक्ष, होश में आने के बावजूद ये थोड़ा भी हिलडुल नहीं रहा है, ना ही यह पलक झपकता है। क्या ये बच नहीं पाएगा? दक्ष बिस्तर के करीब आया और पुष्पेश को सहानुभूति की नजरों से देखते हुए उसने कहा, वो जिंदा है लेकिन उसका दिल मर चुका है। एक योद्धा के लिए शरीर के एक घाव की तुलना में दिल का एक घाव अधिक गंभीर है। क्या आपने इन घावों को भरने के लिए मरहम लगाना शुरू नहीं किया है? अगर उसे लगाया जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि यह स्वस्थ हो जाएगा। कहते हुए दक्ष वहां से निकल गया। दक्ष ने बड़ी रानी के बारे में और अधिक सोचने के बदले जल्द से जल्द काला जादू सीखने की योजना बनाई ताकि वो अन्य उत्कृष्ट युद्ध कौशल सीख ले और पिंडारी सिटी के अंदर और बाहर चल रही साजिशों को खत्म कर सके। एक बार जब वो काले जादू को सीख लेगा तो फिर आराम से अदृश्य आसमानी शक्तियों से युद्ध लड़ने में सक्षम हो जाएगा। अगर इन शक्तियों को वो जान जाता है तो जाहिर सी बात है कि रानी के भेजे गए उन काले जादू जानने वाले कातिलों के हाथों से भी खुद को बचा सकता था। पिंडारी सिटी में योद्धाओं के कई मंडल होते थे जो कि योद्धाओं के कौशल और अभ्यास के आधार पर सुनिश्चित होता था कि कौन योद्धा किस मंडल में है। येलो सकल या पीले मंडल के योद्धाओं को सामान्य योद्धा समझा जाता था, जबकि काला जादू जानने वाले योद्धाओं को मजबूत माना जाता था। पृथ्वी मंडल के योद्धाओं को शीर्ष स्तर का योद्धा माना जाता था। वे आमतौर पर किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे। स्वर्ग मंडल के योद्धा हर तरह की युद्ध कला से संपन्न थे। इस मंडल का योद्धा वर्तमान में कोई था नहीं, ऐसे योद्धाओं की पूजा होने लगती थी। क्योंकि यदि एक स्वर्ग मंडल का योद्धा चाहता तो वो एक रात में पूरे मौर्यों के कबीले को समाप्त कर सकता था। यहाँ तक कि वो इस घटना को सही भी साबित कर देता और मजबूरन पिंडारी सिटी के सेनानायक को उसकी बातों से सहमत भी होना पड़ता। सीधे तौर पर कहे तो स्वर्ग मंडल के योद्धा कुछ हद तक कानूनी प्रणाली से ऊपर निकल गए थे। उनका वचन ही शासन होता था और वो जो कह देते थे वही कानून बन जाता था। हालांकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी निर्दोष की हत्या करता है तो वो आधिकारिक तौर पर अपराधी करार दिया जाता है और वो दंड का भागी बनता है, लेकिन स्वर्ग मंडल के योद्धा को इससे छूट मिल जाती थी। उनके खून माफ थे। उस दिन शाही गार्डों की एक टुकड़ी से घिरा दक्ष कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खरीदने के लिए मैथिल हाट के धन्वंतरी चिकित्सालय गया, जहां धैर्यकांत के साथ दुकान पर खुद शुभांगी बैठी थी। उन्होंने 20 3 सितारा एनर्जी पिल्स खरीदे, जिसके लिए उन्हें 50,000 चांदी के सिक्के खर्च करने पड़े। हाई पावर वाले रक्तप्राश की गोली के लिए दक्ष ने 60,000 चांदी के सिक्के खर्च किए। साथ ही काला जादू हासिल करने के दौरान कोई योद्धा 3 सितारा रक्तप्राश की गोलियां ले लेता है तो उसे काला जादू को प्राप्त करने में लगने वाला समय 50% तक घट जाता है। दक्ष ने इसके लिए 10,000 चांदी के सिक्के खर्च किए।
एक साथ इतना खर्च करना किसी भी राजकुमार या राजकुमारी के लिए आश्चर्य की बात थी। हालांकि इस बार भी शुभांगी ने 50% छूट दी। दक्ष ने चेक दिया और सभी गोलियों को अपने थैले में रख लिया। पहले हर बार दक्ष बिना किसी सुरक्षाकर्मी को साथ लिए कहीं भी निकल जाता था, लेकिन इस बार उसने उसकी सुरक्षा में लगे 100 सैनिकों के साथ जाना उचित समझा। उन सुरक्षाकर्मियों की अगुवाई कर रहे कप्तान को सेनापति कहा जाता था। ये वही सेनापति थे जो कि सेनानायक मलिक की सुरक्षा में लगे सैनिकों की टुकड़ी की अगुवाई करते थे। वो सेनापति पृथ्वी मंडल में पहुंच गया था और पिंडारी सिटी का एक शीर्ष योद्धा था। दक्ष ने सेनापति के संरक्षण के बिना कहीं जाने का जोखिम नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद वो शाही महल में वापस लौट आया। उधर पिंडारी राजमहल में सेनानायक मलिक के एक सलाहकार ने कहा। सेनानायक मलिक के एक मंत्री ने कहा, महामहिम, राजकुमार दक्ष एक बेहद ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनकी योग्यता, निपुणता और आध्यात्मिक शक्ति 7वें राजकुमार से कम नहीं है। दक्ष खुद भी किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। वैसे सेनापति अगुवाई में की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। उनकी सुरक्षा बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, हालांकि कुछ समस्या भी है। सेनानायक मलिक ने पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? मंत्री ने जवाब दिया, किसी भी योद्धा को श्रेष्ठ बनने के लिए उसे हर तरह की परिस्थिति से वाकिफ होना जरूरी होता है। यहाँ आराम की जिंदगी है। हमारा शाही महल बहुत आरामदायक है। ये राजकुमार दक्ष के अनुभव के संसार को सीमित रखेगा और उन्हें बड़ा होने में मदद नहीं करेगा। सेनानायक मलिक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सहमत हूँ। राजकुमार शिवदत्त 14 वर्ष की आयु में आचार्य कृपाचार्य का शिष्य बन गया था। पिछले 2 सालों से तो वो आश्रम के अंदर रहकर उनसे प्रशिक्षण ले रहा है। सेनानायक मलिक ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वास्तव में दक्ष को अब तक पीले मंडल के एडवांस स्टेज में पहुंच जाना चाहिए था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द काले जादू का पहला चरण सीख सकते हैं। हो सकता है कि उसे इस साल आचार्य कृपाचार्य का शिष्य बनने का मौका मिले। बुजुर्ग सलाहकार ने सेनानायक मलिक से कहा, महामहिम, 30 साल की उम्र से पहले गुरु कृपाचार्य का शिष्य बनने के लिए काला जादू सीखना बेहद जरूरी है। काला जादू सीखने पर केवल कोई एक बाहरी छात्र यानी डे स्कॉलर छात्र बन सकता है। पृथ्वी मंडल में आने वाला छात्र ही आश्रम के अंदर रहकर गुरु कृपाचार्य का छात्र बन सकता है। पूरे झुंझुनू क्षेत्र में केवल 14 ही योद्धा थे जो स्वर्ग मंडल के सदस्य थे और जो गुरु कृपाचार्य के शिष्य बन सके थे। दूसरे शब्दों में, यदि कोई योद्धा गुरु कृपाचार्य का शिष्य बन जाता है तो उसके लिए ये गर्व की बात होती थी। मंत्री ने कहा, महामहिम, इस समय मुझे दक्ष को वहां भेजने का उचित समय नहीं लग रहा है। सेनानायक मलिक ने पूछा, उचित समय क्यों नहीं लग रहा है आपको? सलाहकार ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपको बताते चले कि गुरु कृपाचार्य के आश्रम में पहले से ही राजकुमार शिवदत्त प्रशिक्षणरत हैं। इसी बीच यदि राजकुमार दक्ष वहां जाते हैं तो दोनों में आपसी टकराव की आशंका बढ़ जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपने सही कहा, सेनानायक मलिक ने चिंतित स्वर में कहा। अचानक सेनानायक मलिक आंखें चमक गई। उसने कहा, मैथिल हार्ट बैंक का मिथिला क्षेत्र में एक विद्यालय है जो 36 उत्कृष्ट छात्रों दाखिला लेता है, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र से 9 छात्रों के लिए सीटें निर्धारित हैं। मैथिल हार्ट बैंक के मैनेजर ने एक बार मुझे कहा था कि उन्हें दक्ष की मेहनत पर दृढ़ विश्वास है और वो मिथिला के तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय में उसे प्रशिक्षित दिलाना चाहते हैं। बूढ़े सलाहकार की आंखें चमकने लगी। उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अगर राजकुमार दक्ष तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय में कुछ बेहतर हासिल करते हैं तो वो शायद एक दिन मैथिल हार्ट बैंक के सबसे बड़े मैनेजर भी बन सकते हैं। ये पूरे पिंडारी सिटी को फायदा पहुंचाने वाला आइडिया है महाराज। सेनानायक मलिक ने हंसते हुए कहा, इस विद्यालय में नामांकन के लिए कुछ और भी जरूरतें होती हैं मंत्री जी, और ये बड़ी कठोर शर्तें होती हैं। एक औसत योद्धा को यहाँ नामांकन बिल्कुल नहीं मिल सकता है। सलाहकार हंसा और बोला, महामहिम, आप इन चिंताओं और विचारों से बाहर निकले। राजकुमार दक्ष पीले मंडल में सबसे ऊपर हैं और उनके पास मैथिल हार्ट बैंक के प्रबंधक पैरवी भी है। फिर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 70% संभावना यही है कि दक्ष जी का वहां दाखिला हो जाएगा। एपिसोड 59 उकसावा। एपिसोड 59 उकसावा। राजमहल के अंदर एक राजकीय युद्धशाला थी जिसमें भोर होने से पहले राजकुमारों और राजकुमारियों को तलवारबाजी और युद्ध कौशल के विभिन्न तकनीकों का अभ्यास करना होता था। सेनानायक मलिक के कुल 9 बेटे और 13 बेटियां थीं। एक बार जब वे पवित्र ताबीज प्राप्त कर लेते थे तो उनके लिए हर दिन तलवारबाजी में अभ्यास करना अनिवार्य था। इससे पहले दक्ष कभी भी राजकीय युद्धशाला में नहीं गया था, लेकिन राजकुमारी प्रियदर्शनी आज उसे जबरदस्ती पकड़कर और जिद करके लाई थी। शाही परिवार की युद्धशाला मौर्यों के प्राणायाम भवन की तुलना में 7 से 8 गुना बड़ा था। युद्धशाला में राजकुमार और राजकुमारियां एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास कर रहे थे तो कुछ राजकुमार और राजकुमारियां सुरक्षाकर्मियों के साथ अभ्यास कर रहे थे। ये सभी एक ही स्तर के योद्धा थे।
साथ ही एक सेनापति जो कि पृथ्वी मंडल का योद्धा था, उसे राजकुमारों और राजकुमारियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी थी। सेनापति सभी युवा राजकुमार और राजकुमारियों को निर्देश दे रहे थे, पिंडारी सिटी के राजकुमारों, जब हम तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी पैर मजबूती से जमे हों और साथ ही तलवार तेजी से चलती रहे। आप लोग अपने बाएं हाथ को ऊंचा रखें और बिजली की गति से तलवार वाले हाथ को चलाना चाहिए। ये बेसिक जानकारी है जो हर एक तलवारबाज को रखना चाहिए। निर्देश के दौरान सेनापति तलवारबाजी के तकनीकों का प्रदर्शन भी कर रहे थे। सेनानायक मलिक की सबसे छोटी बेटी निवेदिता, जो कि महज 6 वर्ष की थी, उसने अपने हाथ में एक छोटी सी तलवार ले रखी थी। ऐसा लगता था कि उसने तलवारबाजी सीखने के लिए काफी पसीने बहाए थे। राजकुमारी प्रियदर्शिनी और दक्ष को देखकर राजकुमारी निवेदिता खुश हो गई, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह हाथ में तलवार लेकर दक्ष के पास गई और पूछा, क्या तुम मेरे भैया हो? दक्ष ने राजकुमारी निवेदिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? बेशक, जानती हूँ। आप शक्ति परीक्षण में फर्स्ट आए थे। साथ ही मुझे ये भी जानकारी मिली है कि आपने फाइटिंग रेंज में भी आप चैंपियन बन गए हैं। भैया आप जीनियस हैं। मेरे गुरु कहते हैं कि आप पहले से ही तलवारबाजी में निपुण हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि वह खुद भी आपके सामने छौने हैं। उनका कहना है कि मैं आपको आदर्श मानकर कड़ी मेहनत करूं। भैया, आप मुझे सिखाओगे? प्लीज भैया, मुझे सिखाओ न कि तलवारबाजी का अभ्यास कैसे करें और बहादुर योद्धा बनने के लिए कौन से सूत्रों को याद रखना पड़ेगा। राजकुमारी निवेदिता काफी कम उम्र की थी, लेकिन एक बच्चे की तरह नहीं थी। वह सब कुछ स्पष्ट रूप से बोलती थी। दक्ष उसके स्पष्ट बोलने की शैली पर खुश हुआ। उसने पूछा, आपके गुरु कौन हैं? निवेदिता ने सेनापति की ओर इशारा किया, जो थोड़ी दूर पर थे। राजकुमारी निवेदिता ने कहा, मेरे गुरु सेनापति अक्रूर हैं, जो 10 सर्वश्रेष्ठ शाही रक्षकों में से एक हैं। दक्ष ने सेनापति अक्रूर को देखा जो पहले से ही उसकी ओर आ रहे थे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया और कहा, अपने सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं सेनापति अक्रूर 9वें राजकुमार का युद्धशाला में स्वागत करता हूँ। अक्रूर को पृथ्वी मंडल के एक योद्धा के रूप में जाना जाता था। यह मंडल शाही रक्षकों के बीच श्रेष्ठ था। उसकी विनम्रता को देख दक्ष काफी प्रभावित हुआ। वह समझ गया कि वह उसका बहुत सम्मान करते हैं। उसके माथे की चमक देख दक्ष और भी हैरान हो गया। उसने सोचा, यार, इतना मजबूत योद्धा और इसकी ये विनम्रता इसे आदरणीय बनाती है। ये पहाड़ की तरह शक्तिशाली योद्धा है। दक्ष ने उसके क्षमता का पता लगाया तो पता चला कि यह तो पृथ्वी मंडल का योद्धा है। दक्ष के आगमन से पूरे युद्धशाला में अचानक जीवंतता आ गई। सभी राजकुमारों और राजकुमारियों ने अभ्यास करना बंद कर दिया और दक्ष के चारों ओर इकट्ठा हो गए। 5वें राजकुमार ने निडरता से कहा, लोग ऐसा कहते हैं कि आपका युद्धाभ्यास पीले मंडल के एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है और आपने फाइटिंग रेंज का टाइटल भी अपने नाम किया है। मुझे ये जानने की दिलचस्पी हो रही है कि आप वास्तव में इतने शक्तिशाली कैसे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा भाई इतने कम दिनों में इतना शक्तिशाली वास्तव में हो गया है या लोगों में ऐसी अफवाह चल रही है। 6ठे राजकुमार ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया, ये कहा जाता है कि आपने रामधारी जैसे महान योद्धा को हराया जो कि कई वर्षों से फाइटिंग रेंज में अव्वल स्थान प्राप्त करता आया है। हर कोई कह रहा है कि मेरे 9वें भाई के पास एक अदम्य शक्ति है जो 10,000 पुरुषों के खिलाफ एक साथ अकेले लड़ सकता है। मुझे तो लग रहा है कि आप काला जादू जानने वाले योद्धाओं से भी अधिक शक्तिशाली हैं। क्या ये सच है भाई दक्ष? राजकुमारी निवेदिता के साथ साथ दूसरे राजकुमार और राजकुमारियां उत्सुकता के साथ दक्ष की ओर देख रहे थे। उन्होंने हाल ही में राजकुमार दक्ष के बारे में बहुत सुना रखा था और वे जानना चाहते थे कि क्या वह उतना ही शक्तिशाली है जितना अफवाहों में कहा गया था। तीसरा राजकुमार बाहर आकर मुस्कुराते हुए बोला, दक्ष, मुझे अपनी शक्ति और तकनीकों के बारे में बताओ। हम सब भाइयों और बहनों को अपनी वो क्षमता भी दिखाओ। 28 साल के तीसरे राजकुमार ने सोने की मोटी चेन पहन रखी थी। सेनानायक मलिक के 9 बेटों और 13 बेटियों में 7वें राजकुमार जिसका नाम शिवदत्त था, उसमें सबसे अधिक प्रतिभा थी। दूसरे स्थान पर दूसरा राजकुमार था, फिर चौथा, 5वां और फिर राजकुमारी प्रियदर्शिनी। 7वां राजकुमार अभी तक 20 वर्ष का भी नहीं हुआ था। पहले ही गुरु कृपाचार्य के छात्रावास में दाखिला ले चुका था। इस छात्रावास में दाखिला लेना गर्व की बात थी। दूसरा और 5वां राजकुमार भी गुरु कृपाचार्य का ही छात्र था। दूसरा राजकुमार जहां हॉस्टल का छात्र था तो वही 5वां राजकुमार डे स्कॉलर था। चौथा राजकुमार भी पिछले वर्ष तलवारबाजी प्रशिक्षण विद्यालय का छात्र बन गया था। तीसरा राजकुमार दक्ष के सामने खड़ा था। उन्होंने 3 बार गुरु कृपाचार्य के गुरुकुल में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल हुआ लेकिन दुर्भाग्य से तीनों बार असफल रहा। सभी राजकुमार दक्ष को हराकर यह सनसनी खबर फैलाना चाहते थे कि दक्ष को उन्होंने हरा दिया। इससे अचानक उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती और दक्ष की बेइज्जती होती।
तीसरे राजकुमार की बातों को सुनकर राजकुमारी प्रियदर्शिनी गुस्से में आ गई। उसने तिलमिलाते हुए कहा, भाई आपने काला जादू के आधे स्तर तक का ज्ञान अर्जित कर लिया है, जबकि दक्ष अभी भी पीले मंडल के एडवांस स्टेज पर ही है। यदि आप उसे हराते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप उनकी तुलना में बहुत बड़े भी हो और लंबे समय से अभ्यास भी कर रहे हैं। तीसरे राजकुमार ने कहा, बहन प्रियदर्शिनी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या सोच रही हो कि हम दोनों अगर अपनी शक्ति का आजमाइश करना चाहते हैं और उसमें वह हार गया तो उसके लिए अपमानजनक होगा? बता दूं कि यह केवल अभ्यास है, अगर वह मुझसे हारता है तो उसका अपमान नहीं है। आखिरकार अपने बड़े भाई से हारना भी एक तरह का प्रशिक्षण ही है। ताली ताली। अचानक युद्धशाला के बाहर से तालियों की आवाज सुनाई दी। अंगद और भानुमति युद्धशाला में आए थे और ताली वही दोनों बजा रहे थे। उन्होंने तीसरे राजकुमार को शाबाशी दी। अच्छा कहा तीसरे राजकुमार आपने। अंगद और भानुमति ने युद्धशाला में प्रवेश किया। अंगद और भानुमति की ओर से सभी राजकुमारों और राजकुमारियों को नमस्कार हैं। हालांकि वे दोनों राजकुमारों और राजकुमारियों के आगे झुके थे, लेकिन उनकी आंखों में शिष्टाचार नहीं था। राजकुमारी प्रियदर्शनी ने तपाक से कहा, अंगद और भानुमति, ये राज परिवार का युद्ध अभ्यास क्षेत्र है। आपको यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। अंगद ने कमर से एक आदेश पत्र निकाला और कहा, बड़ी रानी के आदेशानुसार भानुमति और मुझे यहाँ सभी राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ तलवारबाजी के अभ्यास करने की अनुमति है। अंगद ने उस आदेश पत्र को फिर अपनी कमर में खोंस लिया और मटकते हुए कुटिलता से कहा, तीसरे राजकुमार ने जो कहा है उसे सुनकर ये समझ में आता है। मेरे भाई दक्ष, क्या तुम हारने से डरते हो? क्या इसीलिए तुम लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, या तुम्हें ये लगता है कि तीसरा राजकुमार आपके योग्य प्रतिद्वंदी नहीं है? अंगद ने जो कहा उसे सुनकर तीसरा राजकुमार गुस्से से तमतमाने लगा। मेरे भाई दक्ष, क्या तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो, या जैसा कि अंगद ने कहा कि आप मुझे नीचे देखते हो और लड़ना नहीं चाहते हो? दक्ष ने इधर उधर देखा और कहा, ठीक है, तुम इस तरह से कह रहे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने अपना सिर हिलाया और कहा, भाई दक्ष, मूर्ख मत बनो। हमारा तीसरा भाई आपको केवल एक उपलब्धि की भावना का आनंद लेने के लिए पराजित करना चाहता है, उसकी नीयत में खोट है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया बहन, मेरी चिंता मत करो। मेरे पास एक योजना है। हाल के दिनों में दक्ष की शारीरिक शक्ति में काफी बढ़ोतरी हुई थी। उसकी सबसे मजबूत ताकत उसके अंदर 92 भैंसों का बल था। ये एक संभावना थी जिस आधार पर कहा जा सकता था कि काले जादू के मध्य स्तर का ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद दक्ष उसे हरा देगा। दक्ष को लड़ने के लिए राजी देखकर अंगद मुस्कुराने लगा। उसके मन में यह बात आई कि तीसरे राजकुमार के हाथों हारने के बाद दक्ष का मनोबल टूट जाएगा। तीसरे राजकुमार के चेहरे पर भी एक मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, दक्ष भाई, सावधान रहें। मेरी पहले वार से ही मत हारना, वरना आप पीले मंडल के एडवांस स्टेट के योद्धाओं की प्रतिष्ठा धूमिल कर देंगे। एपिसोड 60। तीसरा राजकुमार। दोनों राजकुमारों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। तीसरे राजकुमार ने 74 भैंसों की ताकत के साथ दक्ष पर हमला किया। दक्ष इस हमले से आसानी से बच गया। उसके बाद दक्ष ने 81 भैंसों की ताकत के साथ तीसरे राजकुमार पर हमला किया। चूंकि तीसरा राजकुमार भी एक उच्च कोटि का योद्धा था, उसने 81 भैंसों की ताकत का अनुकूल जवाब दिया। लगभग 1 घंटे की लड़ाई के बाद दक्ष सोचने को विवश हो गया कि अब तीसरे राजकुमार पर किस शक्ति का प्रयोग किया जाए। तभी उसने तीसरे राजकुमार के गर्दन पर मुक्के से प्रहार किया। तीसरा राजकुमार अचानक गायब हो गया। दक्ष ने अपने आस्तीन को ऊपर करते हुए कहा, यह मिड स्टेज के काले जादू को भली भांति जानता है, इसने उसी का प्रयोग किया है। ये सिर्फ शुरुआत है दक्ष। क्या आप अभी ही विचलित हो गए? तीसरे राजकुमार ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में अहंकार था। तीसरा राजकुमार दक्ष के सामने प्रकट हुआ और उसने अपने नाखून से दूसरे हाथ की त्वचा को चीर दिया। हाथ से खून निकलने लगा। उस खून को तीसरे राजकुमार ने काले जादू के जानकारों की इष्ट देवी काल भैरवी का स्मरण कर अपने अंगूठी में लगा लिया। खून लगाते ही उसकी अंगूठी अचानक 7 रंगों की हो गई। धीरे धीरे उस अंगूठी का रंग गहरा होने लगा। अंगूठी का रंग जितना गहरा होता था, योद्धा उतना ही मजबूत होता जाता था। तीसरे राजकुमार की शक्ति दोगुनी हो गई। उसने 100 भैंसों की ताकत के बराबर बल का प्रयोग करते हुए दक्ष पर एक जोरदार पंच किया। बूम! तीसरे राजकुमार के केवल एक पंच ने दक्ष को हिलाकर रख दिया था। तीसरा राजकुमार बेतहाशा हंसा जा रहा था। उसने एक क्रूर जानवर की तरह लगातार दक्ष पर हमला जारी रखा। उसका प्रत्येक पंच राजकुमार दक्ष को एक कदम पीछे हटने को मजबूर कर रहा था। काले जादू के मध्य स्तर तक पहुंचने वाले योद्धा को कम नहीं आंका जाना चाहिए। दक्ष ने मन ही मन खुद से बात की। तीसरे राजकुमार के हर एक पंच की चोट को दक्ष अपनी हड्डियों के जरिए जमीन में समाता जा रहा था। दक्ष की यह शक्ति वैसी ही थी जैसे बिजली के शॉट होने पर वह हथिन के जरिए से धरती में चली जाती है और बिजली की मशीनों पर कोई असर नहीं होता है।
इसलिए भले ही तीसरा राजकुमार 100 बैलों की ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो, लेकिन दक्ष को वह चोट नहीं पहुंचा सकता था। यदि तीसरा राजकुमार का प्रतिद्वंदी दक्ष के अलावा कोई और होता, तो अब तक वो मौत के घाट उतार दिया जाता। हालांकि तीसरा राजकुमार एक बेवकूफ योद्धा है, लेकिन उसकी शक्ति दक्ष से बेहतर है। ऐसा लगता है कि वह दक्ष को पराजित कर देगा, भानुमति ने कहा। अंगद ने असहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। दक्ष की शक्ति कल्पना से परे है। तीसरा राजकुमार उसे हराने के लायक नहीं है। भानुमति भ्रमित हो गई। उसने कहा, क्यों? दक्ष क्यों नहीं हार सकता? आप देख नहीं रहे हो कि तीसरा राजकुमार उस बेतहाशा हमला कर रहा और हर पंच के साथ दक्ष पीछे हटने को मजबूर हो रहा है। दक्ष के पास तो उसके हमले का जवाब देने का मौका भी नहीं है। अंगद ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, बहन, जरा ध्यान से देखो। जहां जहां दक्ष के पांव पड़ रहे हैं, वहां पैरों के निशान बन जा रहे हैं। अंगद के इशारे के बाद भानुमति ने नीचे जमीन पर देखा। उसने देखा कि हर एक कदम पर दक्ष के पैरों के निशान बन रहे हैं और वहां पर हल्का गड्ढा भी हो गया है। अगर कोई उसे गौर से देखे तभी वह उस गड्ढे पर ध्यान जा सकता था। दक्ष तीसरे राजकुमार के घूंसों की ताकत को धरती में भेज रहा है, अंगद ने कहा। भानुमति आश्चर्यचकित हो गई। उसका चेहरा देखने लायक था। उसने हैरानी के भाव से कहा, वह ऐसा कैसे कर सकता है? दक्ष के पास किसी भी शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, वह दक्ष को हराने में कभी सक्षम नहीं हो सकता है। तीसरा राजकुमार भले ही निरा मूर्ख हो, लेकिन एक बात तो है कि अगर उसने दक्ष को मुकाबले के लिए चुनौती नहीं देता तो हमें इस राजकुमार दक्ष की इस रहस्यमयी शक्ति के बारे में कभी जानकारी नहीं मिल पाती, अंगद ने कहा। भानुमति ने कहा, हमें इसकी हत्या की सुपारी किसी को देनी है तो इसके लिए एक शानदार योद्धा का चयन करना पड़ेगा। नहीं तो वो दक्ष को मारने में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। उस सुपारी किलर को यह भी बता देना कि अगर दक्ष को उसने मार दिया तो हमारे एग्रीमेंट से दोगुना धन उसे इनाम के रूप में दिया जाएगा। ये धन उसके एग्रीमेंट के अलावे होगा। अंगद थोड़ा मुस्कुराया। अंगद के अलावे केवल सेनापति अक्रूर ही युद्धशाला में ऐसे व्यक्ति थे जो कि दक्ष की शक्ति को पहचान सकते थे। वह पहले से ही दक्ष से बेहद प्रभावित थे, लेकिन आज युद्धशाला में दक्ष के प्रदर्शन ने उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर दिया था। राजकुमारी प्रियदर्शिनी दक्ष के लिए बेहद चिंतित थी। उसने कहा, भाई दक्ष, तीसरे भाई के साथ लड़ने के लिए किसी तरह के शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं है। उससे तलवार से लड़ो। ये लो तलवार। कहते हुए राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने दक्ष की ओर तलवार फेंक दिया। वैसे दक्ष भी तीसरे राजकुमार से द्वंद्व युद्ध ही करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने उसकी तरफ तलवार फेंका, दक्ष ने स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ लिया और कहा, ठीक है, इसे जल्दी खत्म कर देते हैं। बूम! तलवार की हैंडल पकड़े हुए दक्ष ने अपनी कलाई को ऊपर किया और हवा में तलवार की कलाबाजी की, जिसे देखकर किसी की भी आंखें चमक सकती थी। राजकुमार ने अपनी तलवार आगे कर दिया और तीसरे राजकुमार के गर्दन की ओर तलवार की नोक से इशारा करने लगा। अचानक तीसरा राजकुमार दक्ष की तलवार के रेंज में आ गया। दक्ष इतनी फुर्ती से तीसरे राजकुमार के नजदीक गया कि किसी को यह समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। कैसे पिछड़ रहे दक्ष ने क्षण भर में तीसरे राजकुमार को अपने तलवार की नोक पर ले लिया था। तीसरे राजकुमार का पंच हवा में ही रुक गया। ऐसा लगा जैसे उसने दक्ष के सामने समर्पण कर दिया हो। वह एक प्रतिमा की भांति खड़ा हो गया। अगर उसने कोई गलत हरकत की तो उसके गर्दन पर तलवार से ताबड़तोड़ वार किए जाएंगे। अखाड़े का हर शख्स इस दृश्य को देखकर दंग रह गया। इससे ज्यादा झटका किसी मानव को एक जीवन में नहीं लग सकता था। सभी अचंभित थे कि पूरी लड़ाई में हावी रहने वाला तीसरा राजकुमार हार कैसे गया। ये कल्पना से परे है। सबों ने देखा कि तीसरे राजकुमार के पंच ने दक्ष को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यह मेरा भाई दक्ष है, जिसने अब तक अपनी पूरी शक्ति हासिल नहीं की है, वरना वो कुछ ही देर में तीसरे भाई को आसानी से हरा सकता था। छोटी राजकुमारी निवेदिता ने गर्व से कहा। दक्ष को जीतते देख वह बेहद खुश थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और वो दक्ष की ओर गर्व के साथ देख रही थी। दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों ने भी दक्ष की अद्भुत शक्ति को आश्चर्य से देख रहे थे। एक राजकुमारी ने कहा, वास्तव में दक्ष शानदार योद्धा है। वह केवल पीले मंडल के एडवांस स्टेज तक पहुंचा है और काले जादू के मध्य स्तर तक की जानकारी रखने वाले योद्धा को आसानी से हरा सकता है। तो कल्पना करो कि जब वह काले जादू की जानकारी भी प्राप्त लेगा तो वह किस स्तर का योद्धा बन जाएगा। फिर तो उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। एक दूसरी राजकुमारी ने कहा, यह कहा जाता है कि पीले मंडल के श्रेष्ठ योद्धा की शक्ति 100 भैंसों के बराबर होती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या 9वें राजकुमार ने इस स्तर की शक्ति प्राप्त कर ली है। वहीं खड़े एक राजकुमार ने कहा, यहां तक कि अगर उसने इस शक्ति को नहीं भी पाया हो, लेकिन जल्द ही वह इस लेवल का योद्धा बन जाएगा। तीसरा राजकुमार दक्ष की प्रशंसा सुनकर क्रोधित हो रहा था। उसे लग रहा था कि सभी लोग दक्ष की प्रशंसा सुनाकर उसे अपमानित कर रहे हैं।
वह 9वें राजकुमार को हराकर खुद को महान साबित करने की मंशा रखता था, लेकिन इसके उल्टा वह अचानक तलवार के एक ही वार में आसानी से हार गया। तीसरे राजकुमार ने अपनी नाकामी का ठीकरा अपनी लापरवाही के ऊपर फोड़ते हुए कहा, मैं अपनी हार को लेकर थोड़ी गड़बड़ लग रही है। मैंने जरा सी लापरवाही बरती जिसकी वजह मैं हार गया। दक्ष भाई, चलो एक और मुकाबला लड़ते हैं। और एक मुकाबला? क्या ये वास्तव में मायने रखता है कि किसकी जीत या किसकी हार हुई है? ऐसा कहते हुए दक्ष तीसरे राजकुमार के सामने से हट गया। वो राजकुमारी प्रियदर्शिनी की तरफ आ गया और उसे तलवार लौटा दी। तीसरा राजकुमार मूर्ख की तरह वहीं खड़ा रह गया। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने दक्ष से नाराजगी जताते हुए कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप तीसरे भाई को हरा सकते हैं? मैं आपके लिए बेहद चिंतित थी। दक्ष ने प्रियदर्शिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकता है। इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। दक्ष और राजकुमारी प्रियदर्शिनी कितने नजदीक थे, इसे देखने के बाद भानुमति को जलन होने लगी। वो तिलमिला गई। भानुमति ने अपनी तलवार उठाई और प्रियदर्शिनी की तरफ लपक पड़ी।